हे माय लवलीज पराठाज, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरी स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पे नए आ रहे हो, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर मेरी स्टोरी लाइन आप लोगों को पसंद आती है तो मुझे कमेंट्स करके अप्रिसिएट करना भी मत भूलिएगा कि आप लोगों को आई एम बेबी फादर 2 कैसा लग रहा है। नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो यार। सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं, ना ही आप लोग कमेंट्स करते हो, ना ही लाइक करते हो। ऐसे थोड़ी होता है। अगर स्टोरी अच्छी लगती है, न्यू आ रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़ते हैं हम लोग। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग का बेबी वांगजी और विंग के बेबी निंगजी को और ईवा को किडनैप कर लिया गया था। दो जो बॉय था, जो स्टाफ था, जो वहाँ पे काम करता था, उसी के ड्रेस में उन लोगों ने ईवा और निंगजी को उठाया हुआ था और वो सभी घर आ चुके थे। मिस्टर क्रिस सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं, तब जाके पता चलता है कि दो बॉय, जो स्टाफ बॉय था, उन्होंने ही बेबी को किडनैप करके ले गया है। अभी उस वक्त वेंचिंग और रुई यानली सभी विंग को समझा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर क्रेस, सी चैन और हाउसवान ये सभी उस सीसीटीवी फुटेज को चेक आउट कर रहे थे कि कुछ और क्लू मिले, लेकिन वो क्लू मिल ही नहीं रहा था क्योंकि उस कार को बीच में से ही डाइवर्ट कर दिया गया था और उसके साथ 3 कार एक साथ चली थी, जिस वजह से वो लोग समझ ही नहीं पाए कि किस कार में बेबी गया। वहीं दूसरी तरफ आचिंग, वो अपनी सीजीओ को कॉल किए जा रहा था लगातार, लेकिन यालनी उसके कॉल को अवॉइड कर रही थी और बार बार उसके फ़ोन पे फ़ोन आ रहा था, लेकिन फिर भी वो फ़ोन अवॉइड कर रही थी और नहीं उठा रही थी। जियांगजिंग बहुत ज़्यादा गुस्से में था और वो फिर से ट्राई करता है। इस बार भी यालनी फ़ोन पिक नहीं कर रही थी। आचिंग तो गुस्से के मारे अपना फ़ोन फेंकने वाला था, फिर कहता सेट हाँ। फिर वो बाहर आता है और अपने सेक्रेटरी को आवाज़ देते हुए कहता है जल्दी चलो और कार निकालो मेरे लिए। और इतना बोल करके वो वापस से वेंचिंग को कॉल डायल कर रहा था। वेंचिंग को कॉल डायल कर तो रहा, वेंचिंग बोल रही यार, यालनी को कॉल डायल कर रहा था। यालनी को कॉल डायल कर तो रहा था बट यालनी फ़ोन पिक नहीं कर रही थी और गुस्से के मारे चंग बहुत ज़्यादा गुस्से में था। वो जब अपने ऑफिस से निकल के कॉल डायल करते हुए जा रहा था तभी उसके डैड कंपनी आ रहे थे और वो अपने डैड से टकरा जाता है। टकराने के साथ ही जियांगजिंग चिल्लाते हुए बोलता है फॉर गॉड से क्या तुम देख के नहीं। तब देखता है कि सामने उसके डैड हैं। जियांगजिंग के डैड जियांग फेमिया उसे घूर कर देखते हुए कहते हैं तुम ये क्या कर रहे हो, हाँ तुम्हें दिखाई नहीं देता कि सामने से कौन आ रहा है कौन नहीं। जियांगजिंग कहता है डैड 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 प्लीज हेल्प मी, आप अपना फ़ोन दीजिए। जियांगजिंग कहते हैं क्या बात हो गई है आचेंग। तो जियांगचेंग अपने डैड को साइड में ले जाते हुए कहता है डैड डैड विंग। जियांगचेंग जब विंग बोलता है तो उसके डैड उसको घूर के देखते हैं, तो जियांगचेंग बोलता है डैड ट्रस्ट मी, मैंने कुछ नहीं किया है, ठीक है, पर प्लीज़ अपना फ़ोन दीजिए। फिर वो अपना फ़ोन देता है और फ़ोन निकालने के साथ ही वो कॉल करता है, पर उसके कॉल से भी जियांग फेमिया के कॉल से भी यानी फ़ोन पिक नहीं कर रही थी और वो गुस्से में पैर मारते हुए कहता है गॉड डैम इट। फिर वो अपने सेक्रेटरी को ऑर्डर देते हुए कहता है जल्दी से सीजे के लोकेशन को ट्रेस करो और कहाँ है मुझे बताओ। जियांग फेमिया कहते हैं आचिंग क्या हुआ है मुझे बताओगे। जियांगचेंग कहता है डैड आई थिंक हमें चलना चाहिए। इतना बोल करके बाप बेटा और उसका सेक्रेटरी अभी लैंड हाउस आ चुके थे। लैंड हाउस आने के साथ ही वो अंदर आते हैं। उसे देख करके तो सच में कोई खुश नहीं था, यालनी भी। तो यालनी आते हुए कहती है डैड आचिंग आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं। जियांगजिंग अपनी सीजीए के पास जाते हुए कहता है फॉर गॉड सेक सीजीए आपने मेरा फ़ोन क्यों नहीं पिक किया। हाँ यालनी कहती है आचिंग मुझे बताओगे तुम यहाँ क्या करने आए हो। आचिंग कहता है सीजीए विंग। विंग कहाँ है। विंग जो कि बैठा हुआ था बदहवास था, वो रोए जा रहा था, उसे हर हालत में अपना बेबी चाहिए था और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो यानली कहती है तुम्हें विंग से क्या लेना देना है अब। हाँ इतना सुनना था ही कि सी चैन और मिस्टर क्रेस और वांग जी सभी विंग के सामने आके खड़े हो चुके थे। जियांगशेंग कहता है मुझे गलत मत समझो, मैं विंग को हार्म करने नहीं आया हूँ बल्कि मैं बताने आया हूँ मैंने देखा है कुछ, वो बेबी को। और इतना बोलना हुआ ही था कि जियांगचेंग के फेस पे एक पंच पड़ता है। जियांगचेंग सीधे मुंह के बल जाके गिरा था। वो उठते हुए अपने गुस्से को काबू करते हुए कहता है मैंने देखा है उस गैंगस्टर को ले जाते हुए बेबी को और तुम लोग मुझे मार रहे हो सीरियसली। इतना सुनना था कि यालनी आते हुए कहती है आचिंग आचिंग तुमने कहाँ देखा है मुझे बताओ। आचिंग बताओ मुझे कहाँ देखा है।
तो पहले उसके बूंद लगे हुए थे, तो कहता तुम बैठो, मैं बैठो बैठो मैं क्लीन करती हूँ। फिर वो जल्दी से फर्स्ट एड किट लाता है और आचें को क्लीन कर देती है बूंद को, और उस पर दवा अप्लाई कर देती है। उसके बाद सभी लोग बैठे हुए थे। आचिंग कहता है, जब मैं जा रहा था ऑफिस सीजीए, तो मैंने देखा कि एक कार, एक नहीं बल्कि एक जैसी 3 कार सड़क पे जा रही थी। मैंने ध्यान नहीं दिया, पर जैसे ही मैं उस फ्लावर बुके से बाहर आया और जब मैं बाहर आके फ़ोन कर रहा था अपने सेक्रेटरी को, तो मैंने देखा वो कार रुकी थी थोड़ी देर के लिए पेट्रोल पंप के पास में। मैंने वहाँ भी ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब मेरी नज़र बीच वाले कार पे गई जहाँ पे मैंने देखा कि ईबा और निंगजी वहाँ पे थे, तो मुझे लगा शायद ये लान वांगजी की कार होगी। लेकिन जब मैंने दूसरी और तीसरी कार को देखा तो मैं समझ गया, नहीं, इस बेबी बच्चे को किडनैप किया गया है और मैंने भेजा है, लोकेशन हमें मिलता होगा, मैंने स्पाइकर को भेजा है उसके पीछे सीजिए। तभी आचिंग का कॉल बजता है और वो फ़ोन स्पीकर पे डालता है। वो स्पाइकर फ़ोन पिक कर मतलब जैसे उठाता है, तो उसके बाद वो कहता है, हेलो सर, मैं यहाँ आ गया हूँ, और ये एक डंकयार्ड क्षेत्र है जहाँ पे बहुत सारा कचरा वगैरह फेंका जाता है ना, वैसा जगह है, और बच्चों को एक कंटेनर के अंदर बांध करके रखा गया है और बाहर बहुत सारे कुत्ते हैं। बच्चे की रोने की आवाज़ें आ रही है सर, अब हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए? इतना सुनना हुआ ही था कि वांगजी का गुस्से का पारा बढ़ गया था और वो कहता है, तुम कहाँ हो, मुझे लोकेशन भेजो। ये सुना था कि वो स्पाइकर चुप हो गया था, तो जियांगशेन कहता है, तुम बता सकते हो, हम सब अभी एक साथ ही हैं। वो स्पाइकर वो लोकेशन सेंड कर देता है, जो कि बीचों बीच था, शहर के बीचों बीच एक डंक यार्ड था, और वहाँ पे बहुत पुरानी गाड़ियों को रखा जाता था, उसके पार्ट पुर्जे वगैरह, यहाँ तक कि कंटेनर वगैरह भी। और वो उस बच्चे को उन लोगों ने वही किडनैप करके ले गए हुए थे वो लोग। सभी लोग अपनी अपनी कार में बैठते हैं। विंग वहीं जाने के लिए जिद कर रहा था, लेकिन वांगजी उससे कहता है, विंग प्लीज़ ट्रस्ट मी, वो हमारा बच्चा है, तुम्हें लगता है कि मैं अपनी बेबी को कुछ भी होने दूंगा? विंग कहता है, वांगजी मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे अपना बाबा वापस चाहिए। विंग, वांगजी कुछ भी करो, मेरे बाबा को वापस लाओ, मैं जी नहीं सकता उसके बिना, मुझे मेरा बाबा वापस चाहिए, वांगजी प्लीज़। वांगजी विंग की बात सुन करके उसे दिलासा देते हुए कहता है, हमारा बाबा हमारे पास जल्द ही आएगा विंग, प्लीज़ ट्रस्ट मी, मैं उसे लेके आऊँगा, हम अपने बाबा को लेके आएंगे विंग। इतना बोल करके और वो तभी आमिन मिस्टर क्रिस, वांगजी, हाउस वान, सी चैन, जियांग चैन चले जाते हैं। घर में अभी यानली, जियांग फेमिया, रुई, नी हिसान बैठे हुए थे। नी मिंजो भी आने वाले थे, लेकिन उसकी वाइफ की प्रेगनेंसी की वजह से वो नहीं आ पाए थे, और वो बोले हुए थे कि वो बाद में आएंगे। डॉक्टर युवान को भी बोल दिया गया था और वो हॉस्पिटल से आ चुके थे, और अभी घर में ये लोग थे। वहीं दूसरी तरफ एक शख्स फ़ोन पे बात करते हुए कहता है, सर मैंने उनके दोनों बच्चे को उठा लिया है, अब हमें आगे क्या करना होगा? उधर से वो शख्स कहता है, अभी नहीं, रुको, अभी तो मज़ा शुरू हुआ है। उसे क्या लगा, लो तियानजिन को वो धमकी देंगे तो वो लो तियानजिन हार मान जाएगा, लेकिन मैं नहीं, मैं मिस्टर लान वांगजी को तो छोड़ने वाला नहीं हूँ। उसकी वजह से ही ये सब कुछ हुआ है, और आज उसके बच्चों के साथ उसकी पूरी फैमिली को भी बर्बाद कर देंगे हम। और इतना बोल करके वो शख्स पागल की तरह हंस रहा होता है। इधर वांगजी, सीचेन सभी लोग उस स्पॉट पे आ गए थे, और साथ में उन लोग पुलिस को भी लेके आए हुए थे। वो लोग धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं, और वो स्पाइकर भी उन लोग का वेट कर रहा था। तो वो बताता है कि सर दिस वे, और इतना बोल करके वो लोग दौड़ते हैं। वहाँ देखते हैं कि बहुत सारा कुत्ता था जो उस कंटेनर को घेरे हुए था, और ऊपर नीचे करके ना 6-7 बंदे भी थे। वांगजी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो बढ़ता है तो पुलिस वाला कहता है, सर प्लीज़ आगे मत जाइए, वो लोग हार्म कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। वांगजी उसे गुस्से में घूरते हुए कहता है, तो मैं वेट करूं ताकि वो मेरे बच्चों को कुछ कर दे? हाँ, शूट एंड साइड राइट नाउ। बेचारा पुलिस वाला भी डर गया था, और वो उसी वक्त उस सबको धज्जियाँ उड़ा के ठोकता है बुलेट। उसके बाद भागते हुए सभी कुत्तों को भगाता है वो लोग, पुलिस वाले सब मिलके। फिर 2-3 बंदे मिल करके उस कंटेनर को ओपन करते हैं जहाँ बच्चों के ऊपर उन लोगों ने बम फिट किया हुआ था। ये देखकर तो सभी रुक गए थे कुछ सेकेंड के लिए। फिर वांगजी बम स्क्वाड वालों को बुलाता है, और जाकर के आधे घंटे के मशक्कत करने के बाद आखिरकार बम स्क्वाड वालों ने उस बम को डिफ्यूज कर दिया था। दोनों बेबी जो कि रोते रोते बदहवास हो चुके थे, पर हिम्मत नहीं हारे थे। ईवा थोड़ी डरी हुई थी, जहाँ पे
उसे निंजी ने बहुत संभाला था, उसकी टेक केयर की थी, मतलब उसे हिम्मत बंधाया था कि हम बच जाएंगे, हम घर जाएंगे अपने डैडा और मम्मा के पास, सबके पास, अपनी फैमिली वालों के पास। और यही सभी थिंग्स के कारण अभी तक वो दोनों बच्चे सरवाइव कर पाए थे। वहाँ से उसे छुड़ाने के बाद दोनों बच्चों को घर लाया जाता है। घर लाया जैसे ही लाया जाता है, विंग उस बच्चे को देखता है, मीन अपने बच्चों को देखता है और उसे गले लगाते हुए फूट फूट के रोने लगता है। वांगजी जो कि गुस्से से आग बबूला हो रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक से ये सब क्या हो रहा है। 3 दिन बाद शादी होने वाली है और ये सभी थिंग्स हो रहा है। आखिर ये माजरा कहाँ है, कहाँ से उठ के क्या सब आ रहा है, उसे कुछ पता नहीं चल रहा था। वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट भी हो चुका था, इसीलिए वो कहता है, विंग पहले बेबी को रीचेकअप करने दो। मिस्टर युवान और यानली मिल करके पूरे बेबी का बॉडी स्कैन करते हैं। थोड़ा बहुत खरोचे आई थी बॉबी को, दोनों बेबी को। वो लोग ऑइंटमेंट अप्लाई कर देते हैं और वो बेबी को लेकर के बैठे हुए थे। विंग अपने दोनों बच्चों को अपने गोद में रखा हुआ था। जैसे होता है ना कि अब छोड़ा तो बच्चे खो जाएंगे। विंग सदमे में चला गया हुआ था। उसके चेहरे पे जो स्माइल रहती थी वो गायब हो चुकी थी और वो बहुत ज़्यादा बदहवास हो चुका था। बेबी उसको काम डाउन करा रहे थे, लेकिन विंग समझ ही नहीं रहा था, कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। वो बेबी को लेकर के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहा था। रुई निहिसांग भी उसके पास ही बैठे हुए थे। वहीं स्टडी रूम में मिस्टर केस, सीचेन, जियांग चेंग, जियांग फेमिया, जियांग और यानली सब थे। वो सब वहाँ आते हैं तो वांगजी जो कि गुस्से के मारे बैक की तरफ मुड़ा हुआ था। सीचेन कहते हैं, वांगजी अब हम क्या करें। वांगजी गुस्से में दांत पीसते हुए कहता है, कगा मैं उन सब में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और फिर वो इस तरफ मुड़ते हुए कहता है, जियांग चेंग, मिस्टर जियांग चेंग, थैंक यू फॉर हेल्प के लिए। जियांग चेंग कहता है, नहीं, मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी हेल्प नहीं की है, बल्कि मैंने अपनी फैमिली की भी हेल्प की है। भले ही मेरी मॉम विंग को नहीं पसंद करती है, बट मेरी सीजीए और विंग अभी भी मेरे फैमिली के पार्ट है। सो दैट्स वाई मैंने ये किया। और अगर मैं ध्यान नहीं देता तो शायद से मुझे भी पता नहीं चलता। मुझे तो ऐसे पता चला कि जब तुमने मेरे स्कूल में बेबी का एडमिशन करवाया था तो मैं वहाँ विजिट करने गया था, तब मैंने ईवा और निंगजी से देखा था। और वो जब बच्चों को छोड़ के वो लोग चले जाते थे तो कभी कभी जियांग चेंग उस स्कूल में जाता था ईवा और निंगजी से मिलने के लिए, क्योंकि वो विंग का बच्चा था और आचिंग को कहीं ना कहीं वो बच्चे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे थे। इसी वजह से वो उस बेबी से मिलने जाता था और ये बात विंग को पता थी, पर विंग ने कभी किसी को बताया नहीं क्योंकि सरकमस्टेंसेस अलग हो सकते थे। तो आचिंग ये सारी बातें सोच रहा था। उसके बाद जियांग फेमिया आते हुए कहते हैं, मिस्टर लैन, और वो लैन सीचैन से कह रहे थे, मैं जानता हूँ कि आपके फैमिली में मुझे बोलने का कोई हक नहीं है, पर मुझे लगता है कि शायद से विंग और इस फैमिली के पीछे कोई तो हाथ धो के पड़ा है जो नहीं चाहता कि इस घर में खुशियाँ स्टेबल हो और वो हमारी खुशियों को नज़र लगाना चाहता है। सीचन कहते हैं, मैं जानता हूँ, और ये सभी थिंग्स तब से हो रहे हैं जब से मिस्टर लू तियानजिन आए हैं। ये नाम सुनते हैं तो जियांग फेमिया कहते हैं, लू तियानजिन, वो यहाँ क्या क्या कर रहा है, और वो अपने कलेजे पे हाथ लेके बैठ जाते हैं। इतना होना ही था कि जियांग चेंग और लैन सीचन मिस्टर की सब दौड़ते हैं और आराम से उसके डैड को सोफा पे बैठाते हैं। सभी परेशान हो गए थे। जियांग चेंग जल्दी से पानी ला करके देता है डैड को और कहता है, डैड आपको क्या क्या हुआ है। तो वो कहता है, लो तियानजिन। फिर उसके बाद यानली को बुलाया जाता है और जल्दी से उसके डैड को चेकअप कराते हैं। उसके बाद कहते हैं उसके डैड कंटिन्यू करते हुए, मैं ठीक हूँ बेटा, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ बताना है तुम्हें। तो तुम लोगों को पता है कि विंग के फादर डॉक्टर थे। आई मीन कि वो पेशे से डॉक्टर नहीं थे, लेकिन उसने डॉक्टरी की पढ़ाई की थी और वो एक अल्फ़ा ओमेगा स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे। और 2018 के आसपास एक केस आया था जहाँ पे एक लड़का था, मुझे उसका नाम नहीं पता। तो यानली कहती है, रोतियान हाउ डैड। उसकी डैड की आंखें बड़े हो गई थी। तो वो कहता, हाँ हाँ शायद से ये ऐसा ही कुछ नाम था जिसका इंचार्ज और किसी को नहीं बल्कि विंग के फादर को बनाया गया था। और विंग के फादर आई मीन मेरे भाई ने
उसकी जांच पड़ताल की थी। उसका ब्लड बहुत ज़्यादा रेयर था। ऐसा माना जाता है कि रूस के युद्ध के दौरान वो एक सैनिक था और वो रूस गया था। वहाँ उसके ऊपर उसके बॉडी पे बहुत सारा पैरेनियम डाल करके एक्सपेरिमेंट किया गया था, जिसकी वजह से जब भी उस अल्फा की रट ट्रिगर होती थी वो एक भेड़िया में बदल जाता था, जीता जाता भेड़िया, जानवर, इंसान की शक्ल में भेड़िया, क्योंकि वो उसके बॉडी के ऊपर बाल आ जाते थे, उसके नाखून बड़े हो जाते थे और वो ऐसे जीता जागता भेड़िया बन जाता था और घर के लोगों को नुकसान पहुंचाने लगा था। उसने कितनी बार तो जीते जागते सर्वेंट को मार डाला और उसको चीर फाड़ करके उसके अंदर के मांस को वो खाने लगा था, जिस वजह से लू तियानजिन बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। उसका बेटा एक आर्मी जनरल था और बहुत अच्छे कंडीशन पे था। ये तब होता था जब उसकी रट ट्रिगर होती थी और तब वो एक जानवर में बदल जाता था। वो यहाँ आया था, उसे उम्मीद थी कि मेरा भाई ठीक कर देगा उसे, लेकिन लेकिन किसी को ये बात नहीं पता है कि जब उसके बॉडी से मेरे भाई ने ब्लड निकाला था तब वो बेहोश था और वो ब्लड जैसे ही वो ब्लड बैंक में डालने को बोला गया था, वो नर्स वो लेके चली गई थी, लेकिन वो बेहोश होने के बावजूद भी पता नहीं कैसे होश में आ गया और उसने मेरे भाई को मार डाला। मेरे भाई को मार डाला, उसके सारे बॉडी पार्ट को नोच के खा गया। वो उसके सिर्फ हेड और पैर बचे थे, यानी सिर्फ हेड और पैर। मैंने कभी नहीं बताया विंग को, उसकी माँ को कभी नहीं बताया कि मेरे भाई की मौत इस तरह से हुई। मैंने बताया कि बस वो गायब हो गया, वो छोड़ के चला गया, उसके हादसे में मौत हो गई, पर मैंने कभी नहीं बताया। मैं हिम्मत ही नहीं कर पाया। यानी आज तुम्हारी मॉम अंधी हो चुकी थी, उसे भी नहीं पता है और मैं उसकी नफरत को और बढ़ाना नहीं चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि विंग की लाइफ और ज़्यादा बद से बदतर हो जाए, इसीलिए मैंने विंग को और उसकी माँ को घर से निकाल दिया। मैं कुछ नहीं कर सका, मुझे माफ कर दो। इतना बोल करके जियांग फेमिया रोने लगते हैं। उसको रोता हुआ देख करके सी चैन, मिस्टर के सब कोई रो रहा था और वांगजी के अंदर लावा फूट रहा था कि कैसे आखिर ये सब हो गया। वो कहता है तो इसका मतलब ये है कि वो ब्लड मेरे अंदर भी है। वांगजी की ये बात सुन करके जो सब लोग सदमे में थे जियांग फेमियांग की वजह से, वो सभी अभी शॉकिंगली लान वांगजी को देखते हैं। हाँ, वांगजी की रट ट्रिगर होती है तो ऐसा ही तो होता है। मिस्टर युवान बोलते हैं हाँ, ऐसा हो सकता है क्योंकि आपके अंदर भी वही ब्लड सेल्स है और उसके रिजल्ट भी वैसे ही है, पर शायद से आप जानवर में तब्दील नहीं हुए हैं, क्योंकि ओनली फॉर आप उस समय जानवर जैसा एक्ट करते हैं लेकिन आप जानवर नहीं बनते हैं मिस्टर लैन। वांगजी को पता है कि हाँ, उसने हर्ट किया है, कितनी बार हर्ट किया है विंग को। जब वो बाइट करता था उसके नेक पे, उसके बैक पे, उसके शोल्डर्स पे, तो उसे अच्छा लगता था। पता नहीं क्यों वो ब्लड स्टेन जब उसके मुंह में जाता था तो उसे शांति मिलता था, सुकून मिलता था, अजीब सा राहत मिलता था। उसके बाद वो नॉर्मल हो जाता था। वो धराम से पीछे जाते जाते टेबल से टकराता है और कहता है नहीं, मैं एक जानवर कैसे हो सकता हूँ, मैं जानवर कैसे बच सकता हूँ, नहीं। और वो सब चीज़ों को तोड़ फोड़ देता है। हर कोई इसकी कंडीशन को समझ पा रहा था। हर कोई समझ पा रहा था कि वांगजी के अभी अंदर क्या फील हो रहा होगा। वो कहता है गगा मैं जानवर नहीं हूँ, गगा मैं जानवर नहीं। मिस्टर केस, आपको लगता है कि मैं जानवर हूँ? मैं जानवर नहीं हूँ। मैं डॉक्टर इवान, आप और वो अपने शर्ट को ऊपर करता और कहता है मेरे ब्लड को टेस्ट कीजिए। मैं जानवर नहीं हूँ। मैंने विंग को जानबूझ के हर्ट नहीं किया है। मैंने नहीं किया है। मैंने नहीं किया है। और वो नीचे बैठ जाता और अपना सर पकड़ के और बहुत ज़ोरों से उसे पकड़े हुए था, क्योंकि उसके हार्मोन फिर से चेंज हो रहे थे। डॉक्टर इवान कहते हैं यानी वो एंटीडोट जो मैंने बनाया था क्या? तो यानली कहती यस सर, मैं लेके आती हूँ। इतना बोल करके यानली भागती है डॉक्टर इवान को बैग लाने के लिए। वो बैग लेके आती है, उसमें से एक ब्लू कलर का एंटीडोट निकालती है वो,
फिर डॉक्टर युवान को देती है। डॉक्टर युवान वो सिरिंज लेता है और वो वांग जी के बॉडी में इंजेक्ट कर देता है। वांग जी वहीं पे बेहोश हो गया था धड़ाम से। फिर जियांग फेमिया जो बैठे हुए थे सोफा पे, वहाँ पे वांग जी को लिटाया जाता है। उसके बाद लैन सिचेन सभी लोग वांग जी को देख रहे थे। डॉक्टर युवान कहते हैं डोंट वरी, चिंता का कोई बात नहीं है, वांग जी जब होश में आएगा तो वो नॉर्मल रहेगा और ये एंटीडोट हमें 3 बार उसके बॉडी में इंजेक्ट करना है। उसके बाद जो भी ब्लड स्टेन्स थे और उसके जो भी सिम्टम हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। और ये मैंने रुई के ब्लड से बनाया है, क्योंकि रुई का ब्लड भी ब्लू कलर का है और वो बहुत ज़्यादा रेयर है। और उसके ब्लड से हम कोई भी चीज़ बना सकते हैं, क्योंकि ब्लू ब्लड बहुत ही रेयर होता है। ऐसा बोल करके वो लोग सभी खुश हो रहे थे। ऐसा होता है हमारे ब्लड में ओनली फॉर रेड ब्लड नहीं, लाइट ब्लू और लाइट येलोइश कलर के ब्लड भी स्टेन पाए जाते हैं। पर येलो ब्लड थोड़ा डेंजरस होता है, पर ब्लू ब्लड से वो हम जैसे ओ पॉजिटिव होता है ना, उसी तरह से ब्लू ब्लड होता है, वो पॉजिटिव ब्लड होता है जिसे हम कोई भी एंटीडोट आसानी से बना सकते हैं। और रुई सच में एक स्टार थी जिसके ब्लड ब्लू लाइट ब्लू इस कलर के थे, जिस वजह से उसके ब्लड से स्टेन बन गए थे, एंटीडोट बन गया था और वही वांग जी को इंजेक्ट किया गया था। और ये बात जब यानली को पता चली थी कि वांग जी के ब्लड रुई के ब्लड से वांग जी के लिए एंटीडोट बनाया जा सकता है, तो उसने डॉक्टर युवान को बताया था और डॉक्टर युवान तब जा करके उस प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किए थे और उसी वजह से वो चाइना वापस आए थे। अभी वांग जी फिलहाल से बेहोश है, तो अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि वांग जी के साथ क्या होता है, अब वांग जी होश में आने के बाद क्या करेगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।